नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे, चाइना में भी एक डिबेट चल रही है कि चाइना की इंडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंडिया को कैसे टैकल किया जाए। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे छबार पोर्ट से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है, क्या वो अपॉर्चुनिटी थी। तीसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। कल हमने इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस किया था स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। तो आज के इस आर्टिकल को आप थोड़ा एड ऑन ही मानिए, कुछ नए पॉइंट्स अच्छे थे जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइना की इंडिया पॉलिसी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अंतरा घोषाल सिंह के द्वारा। देखो, 15 जून के वायलेंट गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए जिनमें हमने ये जाना कि चाइना की इस एग्रेशन का इंडिया को कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में भी इसी प्रकार की डिबेट चल रही है कि चाइना की इंडिया पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, मतलब चाइना इंडिया के चैलेंज को किस प्रकार से टैकल करें। वैसे देखो, चाइना में इंडिया चाइना रिलेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पॉपुलर इशू नहीं है। चाइना में ज़्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट इशू है यूएस चाइना रिलेशंस। आप चाइना का ग्लोबल टाइम्स या फिर चाइना डेली न्यूज़पेपर देख लीजिए, ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं यूएस चाइना रिलेशंस पर, इंडिया पर काफ़ी कम फोकस किया जाता है। बट देखो, 15 जून के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद वहाँ भी थिंक टैंक्स में डिबेट चल रही है कि इंडिया के संदर्भ में चाइना की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इस डिबेट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ देखो हार्डलाइनर्स हैं जो ये चाहते हैं, जो डिमांड करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि चाइना को इंडिया का जवाब देना चाहिए, इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो चाहते हैं कि चाइना फिलहाल इंडिया के साथ पीस मेंटेन करें क्योंकि इंडिया चाइना का एडवर्सरी नहीं है। तो दोनों कैटेगरीज के जो व्यूज हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हार्ड लाइनर्स की। आर्टिकल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे लिन मिनवेंग और जैंग जियाडोंग, ये एक्सपर्ट्स फुडान यूनिवर्सिटी के हैं। उसके बाद ली होंगमे, ये संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडी से आते हैं। इन एक्सपर्ट्स का ये मानना है चाइना अब तंग आ चुका है इंडिया की स्पेकुलेटिव स्ट्रेटजी से। इंडिया बॉर्डर पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और अब समय आ गया है चाइना इंडिया को सबक सिखाए। इन एक्सपर्ट्स का, इन हार्डलाइनर्स का ये मानना है ऑलरेडी देखो इंडिया यूएस का आधा एलाई तो बन ही चुका है और फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सोल्व होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्कोप हो फ्यूचर में इंडिया चाइना रिलेशंस का, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इंडिया चाइना कोऑपरेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के समय में काफ़ी कम अवेलेबल हैं। देखो, पहले WTO के प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में इंडिया और चाइना काफ़ी कोऑपरेट किया करते थे क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे। बट आज हालात चेंज हो चुके हैं। आज देखो, चाइना यूएस को रिप्लेस करके सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाइना को इंडिया की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी कम हैं। और आप रीजनल लेवल पे भी देख लीजिए, जैसे इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में, सब जगह इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन है। तो ये हार्डलाइनर्स मानते हैं कि फ्यूचर में भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर इस प्रकार के वायलेंट इंसिडेंट्स सामने आ सकते हैं। ये इंडिया चाइना रिलेशंस में एक नया नॉर्मल है। इवन देखो, हार्डलाइनर्स का ये भी मानना है चाइना का मेन स्ट्रेटेजिक चैलेंज इंडिया नहीं है, यूएसए है। बट इंडिया के साथ चाइना का जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पर अगर बॉर्डर को डिस्टेबलाइज किया जाता है चाइना के द्वारा, इनस्टेबिलिटी अगर बॉर्डर पर क्रिएट की जाती है, इस प्रकार के इंसिडेंट्स फ्यूचर में भी सामने आते हैं, तो इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इससे बल्कि पीस इस्टेब्लिश होगी। अब आपके जहन में आया होगा, एक तरफ ये हार्डलाइनर यूं बोलते हैं
कि बॉर्डर को गर्म रखा जाए, चाइना एग्रेशन शो करे, जहां पे मौका मिले वहां पे टेरिटरी कैप्चर कर ले, तो इससे पीस कैसे इस्टेब्लिश होगी? यही तो पॉइंट है। हार्डलाइनर्स का देखो ये मानना है, जैसे 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, चाइना डिसाइसिवली वो युद्ध जीत गया था, और उसके बाद बहुत सालों तक इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस रही थी, क्योंकि इंडिया ने एग्रेशन शो करना बंद कर दिया था। एक प्रकार से चाइना को उस युद्ध का बहुत फायदा हुआ था। पहले चाइना को डर लगता था कि सोवियत यूनियन या फिर यूएसए इंडिया का इस्तेमाल कर सकता है चाइना के अगेंस्ट, बट उस युद्ध के जीतने के बाद इंडिया एक प्रकार से ठंडा पड़ गया। कम से कम इंडिया चाइना बॉर्डर पर इसके बाद इंडिया ने एग्रेसिव एक्टिविटीज़ को नहीं कैरी आउट किया इस युद्ध के बाद, और इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश हो गई। यही चाइना के हार्डलाइनर्स मानते हैं कि अभी भी अगर चाइना एक डिसाइसिवली सबक सिखाएगा इंडिया को, बॉर्डर पर थोड़े दिन अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और उसके बाद लंबे समय तक फिर से पीस इस्टेब्लिश हो पाएगी इंडिया चाइना बॉर्डर पर। इन हार्डलाइनर्स का देखो ये भी मानना है, अगर वेस्टर्न बॉर्डर पर, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पर अगर चाइना इंडिया को कंट्रोल कर लेता है किसी एक्शन से, तो इसका फायदा ईस्टर्न फ्रंट पर भी देखने को मिलेगा। यानी जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम, इन देशों पर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर चाइना बना सकेगा। तो कुल मिला के एसेंस निकालें, हार्डलाइनर्स का ये ग्रुप चाइना में मानता है कि इंडिया को कमज़ोर किया जाए कैसे न कैसे करके, पूरे बॉर्डर रीजन को डिस्टेबलाइज करके, बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट करके, इसके साथ साथ इंडिया में नक्सलिज्म को सपोर्ट करके, नागा सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके, कश्मीर में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करके, मतलब जैसे भी मौका मिलता है चाइना उस मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया को कमज़ोर बनाए। ये बात की हमने हार्डलाइनर्स की। अब बात करते हैं चाइना में दूसरे ग्रुप की, जो ये मानता है कि इंडिया के साथ पीस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, और ये टिट फॉर टैट की जो अप्रोच है इससे चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इस ग्रुप में कौन से एक्सपर्ट्स आते हैं? जैसे जैंग योंगनियन और इसके बाद यू लोंगज्यू। ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि देखो 15 जून का जो गलवान वैली का इंसिडेंट था वो शो करता है इंडिया के संदर्भ में चाइना की जो पॉलिसी है वो रिएक्टिव है। मतलब कोई कॉन्क्रीट या फिर डिसाइसिव पॉलिसी अभी फिलहाल नहीं है चाइना की इंडिया के संदर्भ में। इस ग्रुप का ये मानना है, ये देखो 15 जून का गलवान वैली के इंसिडेंट की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होके आया, और इंडिया पहले डिवाइडेड था, बट इस नेशनलिज्म की वजह से बल्कि इंडिया एकजुट हुआ है, और ये चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। इस ग्रुप का ये मानना है कि हार्डलाइनर्स जो ये बात बोलते हैं इंडिया को सबक सिखाया जाए, वो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रिपेयर नहीं है इंडिया के राइज के लिए। उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि कुछ ही सालों में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश होगा, तो वो इंडिया की राइज के लिए तैयार नहीं है। फ्यूचर में इंडिया चाइना रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इवन देखो यूएस चाइना रिलेशंस के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस सबसे इंपॉर्टेंट पेयर हैं। और देखो अगर इंडिया चाइना रिलेशंस एक लेवल से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो इससे चाइना को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि देखो अगर इंडिया हॉस्टाइल होगा चाइना के अगेंस्ट, मतलब इंडिया चाइना रिलेशंस में टेंशंस होंगी, तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। इंडिया 100% चाइना के अगेंस्ट अलायंस में शामिल हो जाएगा। अगर रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो चाइना के खिलाफ एक अलायंस उभर के आएगा, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और दूसरे कंट्रीज़ का जिनके इंटरेस्ट चाइना के अगेंस्ट है या फिर जिनकी चाइना के साथ टेंशंस हैं। ये सारे कंट्रीज़ चाइना के अगेंस्ट मिल के ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन्स को रीशेप करेंगे। सप्लाई चेन्स में चाइना का रोल कम होगा और नई नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं, या फिर पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपेंशन हो सकता है चाइना के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करने के लिए, और ये सब चीज़ें चाइना के हित में नहीं हैं। इवन देखो इस ग्रुप के एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हमेशा टेंशंस रहती हैं,
अगर उसी प्रकार से इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमेशा टेंशन्स रहें तो इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो इस ग्रुप का कहना है कि भैया ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि अभी चाइना की जो एलएसी पॉलिसी है वो रीजनेबल, प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल डॉक्ट्रिन के आधार पर है, और ये समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के साथ बॉर्डर पर टेंशन्स को सस्टेन करना। क्योंकि देखो, इस ग्रुप का ये मानना है बेशक चाइना मिलिटरली और इकोनॉमिकली फिलहाल इंडिया से स्ट्रोंग है, लेकिन इंडिया कमजोर नहीं है। मतलब ताकत में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे है। अगर चाइना कोशिश करेगा बॉर्डर पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, लेटेस्ट वेपन्स को डिप्लॉय किया जाए, तो इंडिया भी ऐसा करेगा। अगर चाइना के पास कुछ एडवांटेज हैं, जैसे साइकोलॉजी का एडवांटेज है, इक्विपमेंट का एडवांटेज है। साइकोलॉजी का एडवांटेज क्यों है? देखो, 1962 का युद्ध हम हार गए थे, तो अभी भी काफ़ी बार हमारी साइकोलॉजी में वो इशू आ जाता है। तो साइकोलॉजी का एडवांटेज चाइना के पास है। चाइना के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन है, मतलब उनकी साइड बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो जल्दी से वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी फोर्सेस को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को। इसके साथ साथ देखो, इंडिया के पास भी एडवांटेज है काफ़ी सारे फ्रंट्स पर। काफ़ी सारे फ्रंट्स ऐसे हैं जहां पर इंडिया की डिप्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। सप्लाई लाइन क्विकली हम मोबिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल वार एक्सपीरियंस भी है। हमने देखो कितने सारे युद्ध लड़े हैं। 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा था। कश्मीर में तो इंसर्जेंसी चल ही रही है कितने सालों से। हमारे पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। और देखो, जिस देश के पास युद्ध का एक्सपीरियंस होता है ना, उसके पास बहुत एडवांटेज होते हैं। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूएसए और चाइना का जब कंपेयर किया जाता है तो एक्सपर्ट्स इस पॉइंट को काफ़ी वेटेज देते हैं कि चाइना ने पिछले बहुत सारे सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि यूएसए तो देखो लगातार युद्ध लड़ ही रहा है। इराक में मान लीजिए, अफगानिस्तान में मान लीजिए, यूएसए के पास वार एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और कल को अगर कन्फ्लिक्ट पैदा भी होता है यूएस और चाइना के बीच, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो बात कर रहे थे कि इंडिया के पास क्या क्या एडवांटेज हैं। इंडिया के पास देखो प्रैक्टिकल वार एक्सपीरियंस है। टोपोग्राफी कई जगह पे इंडिया के पक्ष में है। कई जगह पे तो देखो चाइना की साइड प्लेट्यू है और हमारे साइड माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं, तो हमारे साइड ज़्यादा डिफिकल्टी है। लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर बहुत लंबा है, कई जगह पे टोपोग्राफी हमारे पक्ष में भी है। क्लाइमेट का हमें एक्सपीरियंस है। जैसे देखो, सियाचिन पर हमारी फोर्सेस तैनात हैं, तो उस क्लाइमेट में कैसे सरवाइव किया जाता है, हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमारे पास हैं। इस ग्रुप के एक्सपर्ट्स का देखो ये भी मानना है, अगर इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है, अगर तो चाइना उस बैटल को पूरी तरह से जीत जाता है, बैटल युद्ध जो भी होता है, जो भी कन्फ्लिक्ट मिलिट्रीली होता है इंडिया चाइना के बीच, अगर चाइना उसे पूरी तरह से जीत जाता है तब तो ठीक है। लेकिन दोनों के बीच अगर किसी कन्फ्लिक्ट में टाई भी हो गया ना, तो वो इंडिया की जीत मानी जाएगी, क्योंकि फिलहाल चाइना एक बड़ी पावर है। इंडिया तो बोल देगा, टाई भी होगा तो इंडिया तो बोल देगा कि हमने चाइना को रोक दिया है। तो इसलिए फिलहाल इंडिया चाइना मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में चाइना के लिए खोने के लिए ज़्यादा है, पाने के लिए कम है। और देखो, अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो डेफिनेटली यूएसए इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अलग अलग तरह की सपोर्ट, हथियारों की सपोर्ट, फाइनेंस की सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो इसलिए अभी फिलहाल चाइना को जोखिम नहीं लेना चाहिए। जो कुछ बॉर्डर पर पीस है उसे मेंटेन करना चाहिए। इंडिया में जो सोशो पॉलिटिकल डिफरेंस है उनको लिवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, इंडिया को कमज़ोर बना के। साउथ एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे परंपरागत रूप से इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, उसे वहाँ पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया की इनसर्कलमेंट की जो पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, मतलब इंडिया के कोस्ट के चारों ओर चाइना जो पोर्ट्स हासिल करता जा रहा है, विभिन्न देशों में पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि फ्यूचर में उनको अपने मिलिट्रीली यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्जांपल ग्वादार पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट, ये सब पोर्ट्स, इन पे चाइना को काम करते रहना चाहिए। बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहिए इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। फिलहाल चाइना को इतना ही करना चाहिए। लेकिन देखो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब चाइना में ये जो डिबेट चल रही है विभिन्न एक्सपर्ट्स के बीच कि इंडिया को कैसे टैकल किया जाए, इससे इंडिया को भी लेसन्स लर्न करने की आवश्यकता है। क्या लेसन्स इंडिया सीख सकता है? देखो, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं
जो चाइना की कमियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हमारे पास हमारी ये वीकनेस है, इंडिया उन वीकनेस का इस्तेमाल कर सकता है अपनी पोजीशन को चाइना के संदर्भ में और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चाइना के एक्सपर्ट्स को एक डर ये लगता है कि इंडिया यूएसए के करीब चला जाएगा, तो इंडिया इस चीज़ का और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है चाइना के अगेंस्ट प्रेशर बनाने के लिए। समझ गए? तो मतलब उनके एक्सपर्ट्स चाइना की जो भी वीकनेस मानते हैं, उन वीकनेस का इंडिया इस्तेमाल करे चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और लिवरेज हासिल करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल छबार पोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप छबार पोर्ट की लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो सरकार ने काफ़ी बार छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया है। सरकार के द्वारा ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इंडिया और ईरान की गहरी दोस्ती को सिंबलाइज करता है छबार पोर्ट। इवन देखो छबार पोर्ट ना सिर्फ अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी के लिए बल्कि रशिया और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले 2003 में इंडिया और ईरान के बीच बातचीत स्टार्ट हुई थी छबार पोर्ट के एक्सेस को लेके, छबार पोर्ट को डेवलप करने को लेके। उसके बाद काफ़ी सालों तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। फाइनली 2015 में एक एमओयू साइन हुआ इंडिया और ईरान के बीच, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि छबार पोर्ट पर 2 टर्मिनल्स और 5 बर्थ ईरान इंडिया को देगा लीज पर 10 सालों के लिए। मतलब एमओयू में डिसाइड हुआ था 10 सालों के लिए इंडिया ईरान के छबार पोर्ट पर 2 टर्मिनल्स और 5 बर्थ को एक्सेस कर सकेगा 10 सालों तक। उसके बाद देखो 2017 में हमने पहला शिपमेंट भेजा अफगानिस्तान में छबार पोर्ट के थ्रू। आप लोकेशन फिर से देख लीजिए। हमने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहला शिपमेंट भेजा अफगानिस्तान में ईरान के थ्रू छबार पोर्ट के थ्रू 2017 में। उसके बाद इंडिया ने छबार पोर्ट के कुछ पार्ट के ऑपरेशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया और 2019 में अफगानिस्तान ने भी एक कार्गो भेजा अपना पहला, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया में। देखो जब 2015 में एमओयू साइन हुआ था तो उस समय इंडिया को मौका दिया गया था ना सिर्फ 2 टर्मिनल और 5 बर्थ को एक्सेस करने का बल्कि एक रेल लाइन भी डेवलप करने का। ये मैप आप ध्यान से देखिए। छबार पोर्ट से लेके जेडान तक ये जो रेल लाइन है, इसको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया को दी गई थी ईरान के द्वारा। बट इंडिया ने देखो छबार पोर्ट के कुछ पार्ट के ऑपरेशंस को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, बट इस रेलवे लाइन पे काम स्टार्ट नहीं हुआ छबार पोर्ट से लेके जेडान तक। अब काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। वैसे तो हमारी जो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी ने कमिट किया था कि हम इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे और टोटल लागत आएगी $1.6 बिलियन से। बट ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया और हमारी साइड से भी थोड़ा डिले आया। लेकिन जो मेन रीज़न था, यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस और ज़्यादा कड़े लगा लिए। 2018 में जब यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया तो उसके बाद यूएसए ने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर। यूएसए ने यह भी धमकी दी कि दूसरे देश अगर ईरान के साथ ट्रेड करना जारी रखेंगे तो हम उन देशों पर भी सैंक्शंस लगाएंगे, उन देशों की कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगाएंगे। याद कीजिए यूएसए का काटसा एक्ट, जो यूएसए के एडवर्सरीज पर, जो एनिमी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने से संबंधित है अगर कोई देश इनके साथ डील करता है, ट्रेड करता है। बट देखो ध्यान देने वाली बात यह है, इंडिया ने हालांकि यूएसए से वेवर हासिल कर लिया। मतलब इंडिया ने यूएसए के साथ नेगोशिएट किया, यूएसए को कहा कि भैया छबार पोर्ट पर हम ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन आप इसके लिए हमारे ऊपर सैंक्शंस मत लगाइएगा। यूएसए ने हमें एग्जम्पशन दे दिया था छबार पोर्ट के ऑपरेशंस से संबंधित। बट दिक्कत ये थी, इस रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन या फिर इक्विपमेंट पार्टनर्स की आवश्यकता थी। बट यूएसए के सैंक्शंस के डर के चलते कोई भी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन या फिर इक्विपमेंट पार्टनर आगे आने के लिए तैयार नहीं था और इंडिया ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। आखिरकार हुआ क्या,
ईरान ने पहले तो काफ़ी बार इंडिया से रिक्वेस्ट की कि भैया आप काम स्टार्ट कीजिए, 2015 में एमओयू साइन हुआ था, काफ़ी साल हो चुके हैं, काम नहीं हुआ है, आप जल्द से जल्द काम स्टार्ट कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री इसी साल जनवरी में भारत की यात्रा पर आए थे, तब भी उन्होंने इंडिया से कहा था कि रेलवे लाइन पे आप काम स्टार्ट करवाइए, लेकिन काम नहीं स्टार्ट हुआ इन रीजंस के कारण जो हमने डिस्कस किए। सबसे बड़ा रीजन यूएसए के सैंक्शंस का डर। अब क्या हुआ है, अब ईरान ने यह कहा है कि हम खुद ही इस रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे। मतलब इंडिया को जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी अब वो वापस ले ली गई है। ये छबार पोर्ट से लेके जेडान तक जो रेलवे लाइन है अब ये ईरान के द्वारा ही डेवलप की जाएगी अपने पैसों से। इसके लिए ट्रैक बिछाना ईरान ने स्टार्ट कर दिया है। ईरान के पास देखो ये नया कॉन्फिडेंस इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में ईरान की चाइना के साथ एक डील साइन हुई है 400 बिलियन डॉलर्स की। 400 बिलियन डॉलर्स बड़ी रकम होती है। क्या होगा इस 400 बिलियन डॉलर से? ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश होगा, कनेक्टिविटी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सब इस्टाब्लिश होंगे चाइना से साइन हुई इस 400 बिलियन डॉलर्स की डील की सहायता से। तो इसीलिए ईरान के पास नया कॉन्फिडेंस आया है। ईरान का कहना है हम खुद ही इस रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे, हमें इंडिया की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल में कहा जाता है हमने देखो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है। कारण कुछ भी हो लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें यूटिलाइज करनी चाहिए थी। और देखो इंडिया बार बार बोलता है कि हम हमारी पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हो सका। यूएसए के दबाव के चलते हमने इस रेलवे लाइन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस रेलवे लाइन को हम नहीं डेवलप कर सके। अंत में ये कहा जाता है देखो आज के समय में कनेक्टिविटी जो है एक बहुत बड़ी करेंसी है, नई करेंसी है कनेक्टिविटी। इंडिया का जो नुकसान हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को खोने से, इसका फायदा चाइना को होगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया छबार पोर्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्किल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल देखो हमने स्किल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, उन्हीं में आप इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर लीजिएगा। देखो किसी भी देश का फ्यूचर उस देश के यूथ होते हैं। हमारे देश में 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 35 साल से नीचे है और 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 25 साल से नीचे है। तो मतलब हम फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन में हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है और हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फर्म्स को, कंपनीज को इंडियंस हेड कर रहे हैं। जैसे गूगल के सीईओ फिलहाल कौन हैं? सुंदर पिचाई। इवन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो इंडियंस बड़ी बड़ी एमएनसीज को हेड कर रहे हैं। मतलब हमारे देश में टैलेंट की, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस आवश्यकता है उसे यूटिलाइज करने की। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे देश में है उस ह्यूमन रिसोर्स को हमें अच्छे से यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। वैसे देखो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है स्किल इंडिया पर और नए नए प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, बट अभी तक उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्किल्स से संबंधित जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमें चेंज करने की आवश्यकता है। अभी तो देखो काफ़ी सारे जो वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद पड़े हैं लॉकडाउन के कारण। तो सरकार को ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज उपलब्ध करवाने होंगे, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में। आप देखो अभी सर्च मार के देखिए गूगल में इंडियन गवर्नमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंडियन गवर्नमेंट कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स या फिर बिग डेटा। आपको ज़्यादा कोर्सेज नहीं मिलेंगे। हालांकि स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल पे हो सकता है कि आपको कुछ कोर्सेज मिल जाएं और जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो भी अच्छे ढंग से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन देखो वो टीचिंग थोड़ी कम इंटरेक्टिव है। आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ अगर हमारे देश के यूथ को सिखाना चाहते हो तो आप इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आज तो काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं इंटरेक्टिव, जिनकी सहायता से यूथ को सिखाया जा सकता है। आप लोकल लैंग्वेजेस में इन यूथ को सिखाइए और उसके आधार पर आप थोड़ा लिंकेज भी क्रिएट कीजिए इंडस्ट्री और इन कोर्सेज के बीच। मतलब देखो अगर सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा से संबंधित कोर्सेज डाले और उनको सीखने के बाद कुछ प्रोजेक्ट भी दे और ऐसा कुछ कंपटीशन क्रिएट करे कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया, तो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो आपको पहचान सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस प्रकार से टैलेंट नर्चर होता है, टैलेंट डेवलप होता है। लेकिन देखो ऐसी कोई
रणनीति या फिर ऐसी कोई चीज़ अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। देखो, ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, तो सरकार जितना जल्दी हो सके हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स को अगर इस्तेमाल करती है उतना ही अच्छा है। अदरवाइज तो देखो, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड आगे जाके हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। आगे देखो, कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। जब देखो ये महामारी आई थी तो उस समय हमारे देश में सैनिटाइज़र, मास्क, पीपी किट्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर होती थी, बट आज युद्ध स्तर पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आईआईटी रुड़की के द्वारा लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप किया गया, प्राणवायु। कर्नाटक में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो कोविड-19 की महामारी से निपटने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। इसलिए देखो, बात वही आती है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी R&D में इन्वेस्ट करना होगा। सरकार के जो PSUs हैं वो बेशक प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री काम करें या फिर कोलैबोरेट काम करें। जैसे इसरो ने अब अपने दरवाजे खोल दिए हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए, उसी प्रकार से कुछ दूसरे PSUs भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज की मदद कर सकते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, ना सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बल्कि स्किल डेवलपमेंट में भी। ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं स्किल से संबंधित, उनका फीडबैक सरकार को लेना होगा। देखो, बार बार हम एक बार डिस्कस करते हैं, हमने कल गवर्नेंस से संबंधित आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अगर देखो अपर लेवल पे बैठे जो लोग हैं वो पॉलिसीज बना देंगे बिना ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो, आपको भी पता है कि किस प्रकार से हमारे देश के यूथ सीख सकते हैं, तो क्या सरकार वैसे कोर्सेज नहीं बनवा सकती? बनवा सकती है, बट वही बात है, नहीं बनवा रही है ना। हमारे यूथ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस बनाइए, मुकाबला कीजिए बड़ी बड़ी MNCs का, चाइना की कंपनीज का। देखो, चाइना ने स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। चाइनीज़ लैंग्वेज में कोडिंग कैसे करते हैं, बेसिक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, आर्टिफिशियल और दूसरी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें, कोर्सेज, वो सब पब्लिक डोमेन में उन्होंने रिलीज करके रखी है। एक कॉमन मैन भी उन सोर्सेज की सहायता से बहुत कुछ सीख सकता है, एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकता है, और कंपनीज उन्हें हायर भी कर लेती हैं जो इन चीज़ों को सीख के थोड़ा बहुत अपना टैलेंट शो करता है। लेकिन इंडिया में अच्छे रिसोर्सेज है ही नहीं अवेलेबल। आप USA की यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, आपको UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर USA की MIT, इन यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे कोर्सेज पब्लिक डोमेन में मिलेंगे। लेकिन देखो, हमारे देश के जो यूथ हैं सबको इंग्लिश नहीं आती ना, और उनके कोर्सेज उनके हिसाब से हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को लोकल कंडीशंस देखते हुए इस प्रकार के फ्री रिसोर्स डेवलप करने चाहिए, ताकि हमारे देश में भी जो टैलेंट है वो इनकलकेट हो, नर्चर हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। अगर इंडिया स्किल डेवलपमेंट पे फिलहाल की सिचुएशन में ध्यान देता है तो 21वीं शताब्दी में अपनी बेहतर उपस्थिति भारत दर्ज करवा पाएगा। अदरवाइज इतनी सारी पॉपुलेशन हमारे लिए डिजास्टर भी साबित हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।